टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर को और फर्दर आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस नाम सुनते ही समझ में आता है कैपेसिटी। जैसे ही कोई आपसे कोई बोले कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर की वो कैपेसिटी जितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब आप देखें, अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है, मैं शेप कोई भी बना रहा हूँ, रेगुलर इरेगुलर कैसा भी शेप है, और आपने इसको चार्ज दिया। जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो क्या होता है, इस चार्ज का जो पोटेंशियल है V वो इंक्रीज होगा। जैसे ही आपने चार्ज दिया, व्हाट विल हैपन, द पोटेंशियल विल इंक्रीज। जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। चार्ज देते ही इस कंडक्टर का पोटेंशियल, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी इसका मतलब इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी फील्ड लाइंस। अब क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा और चार्ज दे रहे हैं, पोटेंशियल और बढ़ रहा है, और चार्ज दिया, पोटेंशियल और बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी। पर आप सोचो कब तक बढ़ेगा पोटेंशियल, क्या कोई लिमिट है या नहीं है? सोचो होगा क्या जब आप इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे रहे हो और इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज आपने दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसके सराउंडिंग में मीडियम है, एयर हो सकती है, हम वैक्यूम की बात नहीं करते, वैक्यूम तो एक आइडियल मीडियम है। अगर मान लो एयर है, आपको पता है एयर के अंदर में बेसिकली O2 है, ज़्यादातर N2 है, CO2 है, CO है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके एयर के अंदर। तो ये जो है मॉलिक्यूल्स, इनमें एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं। जब आप इन मॉलिक्यूल्स को, ये मटेरियल्स, जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे एयर के अंदर हैं और ये कंडक्टर एयर के अंदर है, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ तो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल्स बिहेव एज डाइपोल। इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम हैं उनमें चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। जब मैंने आपको इंडक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मीडियम को रखते हैं तो उसके एटम्स पोलराइज होने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं और वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो मैं सपोज करो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल में यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सारा नेगेटिव इधर आने की कोशिश करेगा 1 by 1। एक लिमिट तक कुछ नेगेटिव इधर आएंगे और रिलेटिवली इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल है इस कंडक्टर के चारों तरफ की सराउंडिंग का, उसका कोई एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं। अब पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, इनके बीच में भी एक फोर्स है। बट जब आपने कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल बढ़ाया तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई और इलेक्ट्रॉन को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को। और होगा क्या, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक केस ऐसा आएगा कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस will become less than force between electron and conductor, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा और हम कहेंगे कि इसका चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो उतना ही चार्ज रिड्यूस हो जाएगा और उसको लीकेज कहते हैं, या कहते हैं कि मीडियम का ब्रेक डाउन हो गया है। और एयर के लिए, फॉर एयर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, हम लेते हैं
दैट इज 3 into 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये एयर का ब्रेक डाउन वोल्टेज है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतनी वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो एयर के अंदर, यानी हमारी जो एयर है, इसमें जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, बदल में आयन क्रिएट हो जाएगा, यानी चार्ज का लीकेज हो गया। तो हमने क्या देखा, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज विदाउट लीकेज। ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर की। क्लियर है? और हमने ये देखा कि ये जो कैपेसिटी है ये कैसे फर्क पड़ता है, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं वोल्टेज इंक्रीज होता है। हमने देखा विद इंक्रीज इन चार्ज वोल्टेज इंक्रीजेस। सो Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इक्वल टू CV। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू Q/V, ये आपके पास कैपेसिटेंस आया किसी भी कंडक्टर का। C इक्वल टू Q/V, ये कैपेसिटेंस है आपके पास। अब आप देखें, नोटिस करें कि ये जो C है इसको आप बोल सकते हो रेशो। C इज अ रेशो ऑफ Q एंड V। चार्ज दिया आपने इसको, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस C को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं और ये कांस्टेंट होता है। अगर मैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करूं, एक आइसोलेटेड कंडक्टर जैसे ये था, तो ये क्या है, दिस कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट। यानी कि अगर आप C और V के बीच का ग्राफ बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। यानी विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ V द कैपेसिटेंस विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप ऐसा करते हो, एक तरफ चार्ज इंक्रीज करते हो और यहां आपके पास कैपेसिटेंस है, तो चार्ज बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी चार्ज इंक्रीज कर दो, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी किसी आइसोलेटेड कंडक्टर की। हाँ, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो Q वर्सेस V, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ा रहे हो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ा रहे हो आप पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और ये जो हमारे पास इस ग्राफ का, अगर हम स्लोप की बात करें, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप मैंने बताया था आपको, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो स्लोप इज व्हाट? Q/V, और Q/V क्या होता है? ज़्यादातर इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आप ध्यान रखें कि कैपेसिटी जो है किसी भी कंडक्टर की, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे। जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। तो हमें पता है कि वो ना तो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता? रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। सिमिलर वे हमको ये पढ़ना है, यानी कि कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मेटल की, मटेरियल की अपनी एबिलिटी के ऊपर। तो ये हमारे पास कैपेसिटी है, यानी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। इसको फर्दर अगर हम डिफाइन करें, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर दें आप। इसको हम फर्दर करते हैं। अगर हम देखें, हमने देखा कि C इक्वल टू Q/V, C इक्वल टू Q/V। तो आपको बोलेगा डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन कैपेसिटेंस। सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस को डिफाइन करो। बोल सकते हो आप एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, और इट इज रेशियो ऑफ
चार्ज एंड पोटेंशियल, ये भी दिख रहा है आपको। एक और डेफिनेशन देखो यहां से, यहां से हम एक और डेफिनेशन बनाते हैं, C इक्वल टू Q इफ V इक्वल टू 1, यानी कि कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मान लो ये डेस्टर है, अगर मैं बोलूं इसकी कैपेसिटेंस बताओ, तो कैपेसिटेंस इसकी उतनी होगी, आप इसको जितना चार्ज दो, मान लो आपने इसको 5 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया या 5 कूलाम चार्ज दिया, 5 कूलाम चार्ज देने पे अगर इसका वोल्टेज सिर्फ 1 वोल्ट बढ़े तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 5 फैरेड। अभी हमने ऐसा यूनिट नहीं पढ़ी तो हम फैरेड की बात नहीं करते। अगर ये 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 10 कूलाम चार्ज लेता है तो इसकी कैपेसिटी 10 होगी। 1 वोल्ट अपने वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए अगर ये 100 कूलाम लेता है तो इसकी कैपेसिटेंस 100 होगी, यानी कि इट इज, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड to increase potential by 1 वोल्ट। तो ये हमारी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई। तीनों में से जो मन करे आप वो डेफिनेशन दे दो कैपेसिटेंस की। अब आप समझे, अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूं, ऐसा यूनिट ऑफ C, तो ऐसा यूनिट क्या होगी? Q बाई V होता है C। इसके लिए हमने कूलाम पढ़ा और इसके लिए हमने वोल्ट पढ़ा, तो हम क्या बोल सकते हैं? कूलाम पर वोल्ट। या चूंकि हम इसको बहुत बार यूज करते हैं, सेवरल टाइम्स यूज करते हैं, तो ये बार बार कूलाम और वोल्ट लिखने की बजाय हमने एक साइंटिस्ट थे फेरेड, उनके नाम पे इसकी ऐसा यूनिट कर दी फेरेड, और सिंबल इसका कैपिटल F होता है। आपको पूरा फेरेड लिखने की जरूरत नहीं है, आप कैपिटल F लिख दें तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, और आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अब आपसे पूछे कि ये जो कैपेसिटी है इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी? हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी? सवाल आता है कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये कंडक्टर है तुम्हारे पास और ये चार्ज है। इस कंडक्टर पे आपने चार्ज लिया, इसने चार्ज स्टोर करना बंद क्यों किया? क्योंकि इसके चार्ज की लीकेज हो गई। लीकेज कहाँ हुई? मीडियम में, क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स थे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ रहा था और उतना ही चार्ज इसका लॉस हो रहा था। उस चार्ज के लॉस होने की वजह से हम कह रहे थे कि लीकेज ऑफ चार्ज था, लीकेज ऑफ चार्ज। तो चार्ज के लीकेज को खत्म करना है। अगर आपने चार्ज के लीकेज को खत्म कर दिया, इट मीन्स आपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। तो अब देखिए कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो मीडियम है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए लीकेज होता है। एयर है हमारे पास, एयर का बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पे, इसीलिए चार्ज उसमें से लीक होता है। अब सोचो अगर एयर के बदले में यहाँ वैक्यूम डाल दूँ तो वैक्यूम का तो और भी बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। कोई ऐसा मीडियम डालूं जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज एयर से ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हो आप? इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं और इसका आप और ज़्यादा इसको चार्ज दे सकते हो। तो आप कैसे बढ़ा सकते हो कैपेसिटी? पहली बात, बाय रिप्लेसिंग द मीडियम with a medium of
हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज। पहला तरीका, आप किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इस तरह से बढ़ा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, सेकंड तरीका है केस 2, बाय इंक्रीजिंग साइज या ज्योमेट्री ऑफ करंट। इसका क्या मतलब है? देखो, आपके पास ये कंडक्टर है इतना छोटा और एक इतना बड़ा कंडक्टर है। आप चार्ज लेके आए क्यू, इस पे भी और इस पे भी। वो चार्ज इस पे जाएगा, वो चार्ज मान लो ये चार्ज ये यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब आप देखो, सेम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इसको बहुत कम एरिया मिला, इसको बहुत ज्यादा एरिया मिला। अगर मैं यहां से प्लस का क्यू और डालूं और प्लस का क्यू और डालूं, तो क्योंकि ये चार्जेस बहुत पास पास हैं, इनका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये और चार्ज नहीं लेगा, रिपेल करने की ताकत इसमें ज्यादा होगी। यहां पर क्या है? चार्जेस बहुत दूर दूर है तो पोटेंशियल कम है। आप इसको जो चार्ज दोगे, मान लो मैं हूं, मेरी बॉडी पे आप चार्ज दे रहे हो, जब आपने थोड़ा सा चार्ज ऐड किया तो आने वाले नेक्स्ट चार्जेस को मेरी बॉडी रिपेल करेगी, वो चार्ज लेना पसंद नहीं करेगी। अगर मेरा साइज बहुत ज़्यादा है और आपने जो चार्ज दिया है वो बहुत कम है, तो वो चार्ज मेरी बॉडी में पूरी तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर जाएगा। तब आपके लिए ईजी होगा कि आप चार्ज मुझ तक ला सको। आपने इसको चार्ज दिया, इस पर पता नहीं चार्ज कहाँ से एक एंड से दूसरे एंड चला गया। आपने एक्स्ट्रा चार्ज ऐड किया तो आपको रिपेल करने वाला कोई नहीं था। आप जो वर्क डन कर रहे हो इस चार्ज के अगेंस्ट कर रहे हो। यहां पर देखो, ये चार्ज पास पास में, आपका वर्क डन ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज होगा। सेपरेशन आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू R। तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल इतना कम होगा। और हम जानते हैं कि चार्ज को स्टोर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए पोटेंशियल है। पोटेंशियल जितना कम होगा हम उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मान लो ये है और ये चौक है, इस चौक को मैं 1 कूलम देता हूं, इसका वोल्टेज हो जाता है 100 वोल्ट। इसको 1 कूलम देता हूं, इसका वोल्टेज होता है 1 वोल्ट। ज्यादा चार्ज कौन स्टोर कर पाएगा? ये, क्योंकि इसका वोल्टेज बहुत कम बढ़ रहा है। वोल्टेज कम बढ़ेगा तो लीकेज कम होगी। तो ये ध्यान रखें आप कि कंडक्टर का साइज, बाहर का मीडियम, इनको अगर हम चेंज करें तो हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। पर अगर आपसे कोई पूछे इसकी कैपेसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, अब इसका साइज तो कांस्टेंट है, तो क्या करना है? इसके बगल का मीडियम चेंज करना। क्लियर है? तो कोई पूछे आपसे कि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, तो याद रखना कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ बॉडी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी कि बगल में जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है आपका कैपेसिटेंस। तो बेसिकली हमने अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा कि C = Q/V। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? फैरेड। मैंने आपको बताया कि फैरेड को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। पर अगर आप देखो तो फैरेड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि पहले ही हम चार्ज और पोटेंशियल की यूनिट को डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि फैरेड के लिए आपको चार्ज और वोल्टेज का रेशियो चाहिए, और ये आप पहले डिफाइन कर चुके हो। तो अब आप देखें कि फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, क्वेश्चन राइट डाउन कर ले कि प्रूव फैरेड इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट। स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखते जाएं, लिखना बहुत जरूरी है। और अब मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन मेरा ये था कि प्रूव फैरेड इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट। प्रूव फैरेड इज
वेरी वेरी लार्ज यूनिट। आपको प्रूफ करना है कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो, सपोज करो आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और आपने इस कंडक्टर को कोई भी चार्ज दिया यहाँ से और वो यहाँ आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि इस कंडक्टर के पास चार्ज क्यू आपने दिया बाहर से, और इस कंडक्टर के पास कैपिटल क्यू चार्ज है। इस कंडक्टर का रेडियस आर, आपने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, चार्ज देने से इसकी सरफेस पे चार्ज आ गया। अगर अंदर भी चार्ज दोगे, कहीं भी दोगे, चार्ज सरफेस पे रहना पसंद करता है, तो चार्ज आ गया। इस कंडक्टर का रेडियस है आर। तो मान लो मैं कोई पॉइंट लेता हूं, पोटेंशियल एट ए ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल एट ए। मान लो ये कोई पॉइंट है ए, और इस ए पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा होगा, V = Q अपॉन 4πε0 r। ये हमने पढ़ा हुआ है। किसी भी स्फीयर के लिए या कोई चार्ज रखा है मेरे पास कैपिटल Q, और यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर कैपिटल R लिखेंगे क्योंकि मैं इसको कैपिटल R लिख चुका हूँ। अब आपने पढ़ा हुआ है, एक बात पढ़ी है अभी कि Q = CV, C = Q/V, तो Q = CV। यहाँ पुट कर दो V और यहाँ CV, और दिस इज 4πε0 r। तो देखो क्या होगा, V एंड V कैंसिल आउट, तो आपकी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4πε0 r, 4πε0 r। और ये क्या है? इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। उसको प्रूफ करते करते हमने क्या कर दिया, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी भी डिराइव कर दी, विच इज 4πε0 r। और हमने देखा कि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, और साथ में किसके? परमिटिविटी। अभी तो वैक्यूम है, इसी बीच में कुछ और मीडियम होता तो कैपेसिटी और ज्यादा होती। तो ये हमने एक कैपेसिटेंस किसकी निकाली? एक स्फेरिकल कंडक्टर की निकाली। और हमें प्रूफ क्या करना है अभी भी कि फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। अपने गोल से ना हटें। हमने स्टार्ट किस केस से किया था? हमें स्टार्ट ये करना था कि हमने स्टार्ट इस बात को लेके किया था कि फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, और उससे एक डेरिवेशन हमारे पास और आ गई। तो इस डेरिवेशन को इस नाम से नोट कर लें, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब आप देखें, जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला है 4πε0 r। ये है। अगर मैं अर्थ की बात करूं, हमारे अर्थ की, तो इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर्स। किलोमीटर के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 3 आ गया, ये किलोमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये रेडियस है अर्थ का। और आपने क्या पढ़ा था? कैपेसिटी C = 4πε0 r। और आप जानते हो आपके पास 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ यूनिट में लिख नहीं रहा, ये 1/4πε0 की वैल्यू है। और ध्यान दें, यहाँ 4πε0 मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे? रेडियस की वैल्यू यहाँ डाल दो 6.4 × 10⁶, और यहाँ पर 9 × 10⁹। कैलकुलेट करो इसको, अपने आप कैलकुलेट करें, आंसर बताएं। आप देखेंगे ये 711 माइक्रोफैरेड के करीब आता है अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो। सोचो, अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड है, और हम क्या मानते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अर्थ का रेडियस इतना ज़्यादा है, तो हम सोचते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी।
अर्थ की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। देखो फैराड इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। तो प्रैक्टिकली हम फैराड को नहीं लेते, हम जो प्रैक्टिकल यूनिट लेते हैं, जो प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल मतलब जो डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते हो, जो हम मान लो हम किसी अपने घर में कोई अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी हमें निकालनी है, तो वो होता है प्रैक्टिकल। हमारे मोबाइल फ़ोन में है कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है, उसकी ऐसा यूनिट हम फैराड में नहीं लेंगे, फैराड में प्रैक्टिकली नहीं लेंगे, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा है। एक फैराड का कैपेसिटर मिलना बहुत मुश्किल है। देखो अर्थ की 711 माइक्रो फैराड है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, इसको ध्यान रखें। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड यूज करते हैं, पिकोफैराड यूज करते हैं। पिको मतलब 10⁻⁻12, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी, सर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है। आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें जो आईसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। आपका पंखा, एसी जिसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रही है वो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कभी भी कैपेसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग पिको फैराड यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रो फैराड यूज़ करेंगे, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। और अगर कोई प्रूफ करे, कोई बोले आपको कि प्रूफ करके बताओ कि बहुत बड़ी यूनिट है, तो आप बताओगे कि अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रो फैराड है। तो इसका मतलब कि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि अर्थ को हम कितना भी चार्ज देते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि साइज पे डिपेंड करता है। मान लो अगर आप इसको चार्ज देते हो, इसको चार्ज देते हो 1 कूलम, और वो चार्ज पास पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगी, उनका पोटेंशियल हाई होगा, पोटेंशियल हाई होगा, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर आप इसी को इस चौक पे देते हो या मेरे हाथ पे देते हो, तो कंपैरेटिवली चार्ज को ज़्यादा एरिया मिल गया, स्पेसिंग बढ़ गई, पोटेंशियल कम हो गया, आप और ज़्यादा चार्ज दे सकते हो। तो बेटर है कि साइज जितना बड़ा होगा पोटेंशियल में चेंज उतना कम आएगा, क्योंकि चार्ज को फैलने के लिए जगह मिलेगी। ध्यान रखिए आप। तो ये हमारा था। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जब हम इसको पढ़ते हैं, एक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आता है कि कैन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर होल्ड 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन इज व्हाट, कैन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर होल्ड 1 कूलम चार्ज। आई रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें, कैन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर होल्ड 1 कूलम चार्ज। एक 1 मीटर रेडियस का स्फीयर क्या 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकता है। देखो चार्ज कितना मिला है आपको, 1 कूलम, रेडियस कितना है आपके पास, 1 मीटर। सी का फॉर्मूला क्या है, C = 4πε0r, आपको पता है। अब आप सोचो, आप मुझे चार्ज दे रहे हो, चार्ज देने में प्रॉब्लम क्या है भाई, चार्ज का दुश्मन कौन, वोल्टेज। मुझे चार्ज दोगे, मेरी वोल्टेज बढ़ेगी, और उस वोल्टेज की वजह से मैं अगला चार्ज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या आप जबरदस्ती मुझे दे भी रहे हो तो क्या होगा, मैं कहीं लीक कर दूंगा। यानी कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो सकता है फोर्सफुली वो काम कर ले, पर अगर उसके पास बगल में कोई ऑप्शन होगा तो वो उस ऑप्शन की तरफ जाएगा। आप किसी इस कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, फोर्सफुली आप चार्ज दे रहे हो, पर इसके पास बगल में मीडियम है जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, और खींचने की वजह से क्या होता है, इसका चार्ज कम होना शुरू हो जाता है। इसी को ब्रेकडाउन कहते हैं। तो अब सोचो कि आपने इसको चार्ज दिया, तो यहां देखो C की जगह क्या होगा, C की जगह Q/V पुट करके देखो, यहां देखो, तो Q/V = 4πε0r, और V = Q/4πε0r। V हमने C को चेंज कर दिया है, हम V की बात करने लगे हैं। आप सोचोगे सर आपने तो पूछा था 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, भाई
वोल्टेज हमें देखना है, वोल्टेज कितनी डेवलप होगी, क्योंकि चार्ज को स्टोर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोल्टेज है। जैसे सपोज करो मैं एक गर्म कप चाय रख देता हूं और आपको पूछता हूं क्या वो चाय ठंडी होगी? आप कैसे बता सकते हो चाय ठंडी होगी? अगर मैंने चाय को ओवन में रख दिया तो, और वहां से उसको गर्म करता जा रहा हूँ, बाहर से हीट मिल रही है तो वो तो और ज़्यादा वो होगा, वो ठंडा होगा ही नहीं। अगर मैं चाय को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ सराउंडिंग में कितना टेम्परेचर है ये बात डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज़ हीट लूज करेगी या गेन करेगी किस बात पर डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। इसी तरह से ये जो मटीरियल है ये कितना चार्ज लेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है कि इसके पोटेंशियल में होने वाला राइज कितना है। तो हमने जब इसको चार्ज दिया तो इसमें देखो वोल्टेज कितनी डेवलप होगी एक कूलाम देते ही। यहाँ 1 कूलाम ले लिया आपने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 और रेडियस की जगह 1 मीटर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। तो V कितना होगा? 9 × 10 की पावर 9 वोल्ट। इतनी ज्यादा वोल्टेज डेवलप हो जाएगी कि पूरा चार्ज लीक हो जाएगा, मीडियम को आयनाइज कर देगा, क्योंकि बगल में एयर होगी और उसको वो आयनाइज कर देगा। तो 1 मीटर स्फीयर मतलब 1 मीटर रेडियस का स्फीयर 1 कूलाम चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखें आप। अच्छा, अब हमने कैपेसिटेंस तो पढ़ लिया कि कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है। हमने ये भी पढ़ लिया कि हम कैपेसिटेंस को बढ़ा कैसे सकते हैं, कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। याद रखना कैपेसिटेंस सिर्फ कंडक्टर की ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है जिस मीडियम में वो रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि हमने साइज बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कैपेसिटेंस साइज के साथ बढ़ता है, कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और बगल के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो इसको बहुत ध्यान रखें आप। अच्छा, इसके बाद अब हम कैपेसिटेंस तो हमने पढ़ लिया, कैपेसिटेंस तो हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कैपेसिटर या कंडेंसर। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कंडेंसर कहते हैं, कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडेंसर। एक्चुअल में कंडेंसर आप लोगों ने देखा होगा आपके फैन में जो पंखा होता है, पंखे में एक सिलेंडर जैसा वाइट कलर का या कलरफुल लगा हुआ होता है, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। अभी मैं आपको कैपेसिटर दिखा भी सकता हूँ, देखेंगे नहीं तो अगले लेक्चर्स में दिखा देंगे। तो कैपेसिटर वो पंखे के ऊपर होता है, या अगर आप अपने कूलर को देखें वहाँ पर भी कैपेसिटर होता है वाइट कलर का, ठीक है। अगर आप देखें, देखो हम इसको कैपेसिटर कहते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये चार्ज को स्टोर करता है। एक्चुअल में ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसकी शेप अलग अलग होती है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कैपेसिटर होता है, ये फैन के अंदर भी होता है, फैन में भी होता है, हमारे कूलर में भी होता है, जहाँ हमने मोटर लगा रखी होती है, कहीं पर हमें पानी की मोटर चलानी है वहाँ भी कैपेसिटर होता है, बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं। एक्चुअल में ये कैपेसिटर है क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम उसको पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर और कंडेंसर क्या है, इसको लिखते हैं। पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, मैं फिर समझाता हूँ। इट इज अ डिवाइस which is used to store charge ऑब्लिक एनर्जी। एक्चुअल में इसमें बड़ी कंट्राडिक्शन रहती है, अभी डिस्कस करेंगे। आप चार्ज भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज और एनर्जी टू रेगुलेट द पावर सप्लाई, देखो क्या होता है, जो आपका पंखा है, मैंने आपको बताया पंखे में कैपेसिटर होता है, कूलर में कैपेसिटर होता है, बड़ी बड़ी मोटर में कैपेसिटर लगा रखा होता है। होता क्या है, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे चलना है, मैं अपने आप नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से आपको मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चौक है, अपने आप तो मूव नहीं कर रहा क्योंकि इनर्शिया है, जब मैं फोर्स लगाऊंगा ये मूव करेगा। तो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए इनर्शिया की वजह से आपको अचानक उसको बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है।
जब वो चलने लगेगी तो रिलेटिवली फोर्स कम लगाना पड़ता है, यानी कि स्टैटिक इनर्शिया को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होती है, वो अपने आप चलना, इनर्शिया की वजह से चलना स्टार्ट नहीं होता, दिक्कत होती है उसको। यानी आपको स्टार्टिंग में एकदम बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए ताकि वो स्टार्ट हो सके। अब हम वो कहाँ से देंगे? अगर मैं अपनी बैटरी की बात करूं, हमारी घड़ियों के अंदर 2 वोल्ट की बैटरी होती है। आप अपने मोबाइल फ़ोन की बात करो, 6 से 7 वोल्ट की बैटरी होती है। अब उस वोल्टेज, अच्छा, उस बैटरी से अगर आप सोचो कि आप अपने फ्लैश लाइट जला लो तो बड़ी प्रॉब्लम। फ्लैश की इतनी लाइट होती है, अचानक उसको इतनी सारी लाइट कहाँ से मिलेगी? जो फैन आपका चल रहा है उसको अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप कहाँ से दोगे? जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको बहुत सारा पानी चाहिए, तो आप स्टोरेज कर लेते हो, राशन स्टोर करते हो। बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी पड़ती है। हम रिवर के फ्लो पे डिपेंड नहीं करते वहाँ, क्योंकि फ्लो कम ज़्यादा हो सकता है। हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे ही कंडेंसर और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और अचानक से जब जरूरत पड़े तो एनर्जी सप्लाई करे। तो ध्यान रखें, कैपेसिटर और कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी या चार्ज। अब देखो इसमें कंट्राडिक्शन होती है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि चार्ज को स्टोर नहीं करता, एनर्जी को स्टोर करता है। पर होता क्या है कि अगर आप चार्ज की बात करो, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से डेवलप होती है। अब चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है तो वर्क डन है। तो यानी कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो एक तरह से फ्लक्स उसके थ्रू पास होता है। आइडिया मिल जाता है हमें एनर्जी का। तो चार्ज इज समहाउ एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो कई लोग अगर एनर्जी की जगह चार्ज भी लिख दे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट आप कोशिश करना एनर्जी लिखे, क्योंकि एनर्जी इज एसोसिएटेड विद चार्ज। क्योंकि चार्ज है, चार्ज के फ्लो से करंट बनता है, तो एनर्जी तो है कहीं ना कहीं चार्ज से कोई रिलेशन। ध्यान रखें आप। तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है, और वो डिवाइस होता कैसे? अगर कोई पूछे वैसे कि कैपेसिटर क्या होता है, तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स। ध्यान रखें, कैपेसिटर 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट है। ये सिंबल हम ऐसा बनाते हैं कैपेसिटर को, शेप चाहे ज्यादा हो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम सिंबल बनाते हैं कैपेसिटर का, और एक तरफ पॉजिटिव लिख देते हैं, एक तरफ नेगेटिव लिख देते हैं। ये और सी भी साथ में लिखा होता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है। कई जगह आप ऐसे भी देखोगे, ये इसलिए कि ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ये क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर, यानी इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। कई बार हमें जरूरत पड़ती है वेरिएबल कैपेसिटर की, तो सिंपल ध्यान रखें, ये वेरिएबल कैपेसिटर है, नॉर्मल कैपेसिटर है। और कैपेसिटर क्या है? 2 प्लेट्स का अरेंजमेंट है जिसका काम है एनर्जी को स्टोर करना और एकदम से सप्लाई कर देना। जैसे आपके फ्लैश लाइट, आपके मोबाइल में आप कैपेसिटर लगा के रखते हो, बैटरी से वो हल्का हल्का चार्ज होता है, और अचानक जब आप फ्लैश का बटन दबाते हो तो वो अचानक बहुत ज़्यादा चार्ज देता है। आपका बैटरी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं दे सकता फ्लैश को, वो कौन देता है? कैपेसिटर। जब आप मोटर को स्टार्ट करते हो तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप की एनर्जी वो कैपेसिटर देता है। तो ध्यान रखें, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करके, एनर्जी को स्टोर करके पावर सप्लाई को रेगुलेट करता है। अब बात क्या है कि हमने जो कैपेसिटर बनाया वो क्या सोच के बनाया, कैपेसिटर बनाने का कारण क्या था और क्या सोच के बनाया हमने। एक कंडक्टर से काम नहीं चल रहा था, हमने 2 कंडक्टर लगाए। 2 कंडक्टर लगा के ऐसा क्या हो गया कि हमने कहा कि कैपेसिटी बढ़ गई। देखो, आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, इस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया। आइसोलेटेड कंडक्टर है, अकेला कंडक्टर है। इस पर वोल्टेज डेवलप क्या होगी? इस पर वोल्टेज डेवलप कितनी होगी? V = Q/C। तो कैपेसिटी विल बिकम फुल। थोड़े चार्ज के बाद
इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। पसंद नहीं करता ये और चार्ज लेना। जैसे आपकी क्लास में आप सिंगल अकेले स्टूडेंट हो तो आपको कोई कितना भी पढ़ाए थोड़ी देर बाद कहोगे क्या करना पड़ेगा, बट वहीं और ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्जाम होता है, कंपटीशन होता है तो हम और ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी थोड़े से चार्ज के बाद फुल हो जाती है। अब आप देखें ये वही आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये वही चार्ज इसके ऊपर है, ये वही चार्ज है और ये केस 2 है और ये केस 1 है। यहां कैपेसिटी फुल हो चुकी है। मैंने इसके पास एक कंडक्टर और रखा और ये टोटली न्यूट्रल है, कंडक्टर है। होगा क्या, यहां पर जब मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। भाई इसको आपने चार्ज दिया तो ये मेटल है, इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है, पर ये बाउंडेड चार्ज है, ध्यान रखना, ये रिमूव नहीं होंगे मेटल से, मेटल के इस सरफेस पर आके इकट्ठे हो जाएंगे और जब इन जगहों को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये आपने इंडक्शन में पढ़ा हुआ है ना। इंडक्शन की वजह से देखो ये चार्ज दिया आपने, यहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ, यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ। अब आप देखो ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव की वजह से यहां पर एक वोल्टेज होगी V नेगेटिव और इस पॉजिटिव की वजह से भी यहां पर एक वोल्टेज होगी V पॉजिटिव। अब आप सोच सकते हो सर जितना यहां नेगेटिव है उतना ही तो यहां पॉजिटिव है, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप सोचो नेगेटिव चार्ज हमेशा पास में होंगे और पॉजिटिव दूर होंगे, तो यानी पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज is always less than potential of negative charge। यहां पर only here, वैसे नहीं। यहां पर देखो ये ज्यादा दूर है, क्यों? अब पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/r, चार्जेस बिल्कुल सेम है बट इसका सेपरेशन इस प्लेट से ज्यादा है और नेगेटिव जो पास वाले एंड पे हैं, मैंने आपको इंडक्शन में बताया था कि क्लोजर एंड पे ऑपोजिट पोलैरिटी डेवलप होगी, तो पॉजिटिव की ऑपोजिट नेगेटिव। तो होगा क्या, अगर मैं इसकी ओवरऑल पोटेंशियल थी V, ये इनिशियल पोटेंशियल है और फाइनल देखो कितनी होगी। अगर मैं पोटेंशियल फाइनल की बात करूं तो वो कितना होगा, V तो इनिशियल थी प्लस V ऑफ पॉजिटिव माइनस V ऑफ नेगेटिव, यानी ये ज्यादा है और नेगेटिव भी है। तो फाइनल पोटेंशियल फाइनल विल बी लेस देन पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल इनिशियल, यानी इनिशियल जो पोटेंशियल था फाइनल पोटेंशियल से ज्यादा होगा। यानी अगर आप इसके पास एक कंडक्टर लाए तो इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया और हम जानते हैं जैसे ही पोटेंशियल रिड्यूस होगा हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी हम और चार्ज ले सकते हैं। हम चार्ज किसकी वजह से नहीं ले पाते? चार्ज हम नहीं ले पाते पोटेंशियल में होने वाले राइज की वजह से, और एक अनचार्ज कंडक्टर रख करके हमने उस राइज को रिड्यूस कर दिया है, फाइनल पोटेंशियल हमने कम कर दिया है। अब आप देखें इसी में, ये तो केस 2 था, अब हम यहां पर केस 3 डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, टॉपिक का नाम जरूर डालें, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ध्यान रखें आप। केस 3, वही कंडक्टर, 2 कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी पहले फुल हो चुकी थी, अब इस पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप था, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप था। आपने इसको पूरा चार्ज दे दिया, आप फिर से आप ज्यादा डालोगे तो मान लो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करें, अब कैसे बढ़ा सकते हैं हम कैपेसिटी? सोचो आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट करो। अब हम पता है ग्राउंड का पोटेंशियल तो हम लोग 0 मानते हैं क्योंकि साइज इतना बड़ा है, चार्ज कहीं से कहीं खो जाता है, उसमें कोई काम ही नहीं करना पड़ता वहां लाने के लिए। इसका पोटेंशियल हमारे पास 0 है, तो क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स
यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और इसको खत्म कर देंगे। यहां का ये चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। ये बाउंड चार्ज, ये बाउंडेड है ये दोनों, पर इलेक्ट्रॉन तो यहां से ट्रेवल कर सकते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सिर्फ यहां क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप देखें जो V इनिशियल था वो तो था ही, V फाइनल देखें आप क्या होगा, V फाइनल होगा V इनिशियल माइनस V ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि V ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी इस केस में V फाइनल बहुत कम हो जाता है V इनिशियल से, यानी आप बहुत ज्यादा चार्ज दे सकते हो। तो ये एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि बेसिकली हमने कैपेसिटर क्या बनाया, हमने कैपेसिटर बनाया दो प्लेट्स का अरेंजमेंट। क्यों बनाया, क्योंकि एक प्लेट की कैपेसिटी फुल हो जाती है, अगर उसके पास में मैं एक अनचार्ज प्लेट रखूं तो कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती है, और अगर उसको ग्राउंड कर दें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस 3 स्टेप्स को हमने लिख करके हमने क्या बताया कि ये प्रिंसिपल किसका है, कैपेसिटर का। थैंक यू। पढ़ें, सबको अच्छी तरह रिवाइज करें, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट का आंसर मिले। थैंक यू सो मच।